मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? तुषार। यस सर, आ रही है। वही करवा रहा हूँ। इम्पल्स वगैरह बता दिया था। हाँ, जनरल मेथड बताया था नहीं? अच्छा ठीक है। आयुष वो वाला लाइट ऑफ कर दीजिएगा। वीडियो ऑन कर लीजिए। देखिए लोग क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने कहा कि ब्लॉक है और ये आपका 4 kg का ब्लॉक है, 100 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। इसका मास आपको दिया हुआ है 500 ग्राम। अब मैंने पूछा पार्टिकल की स्पीड निकालनी है कि 4 kg कितनी स्पीड से निकलेगा? 25 से 25/3। अच्छा ठीक, देखते हैं। अब इसको पहले मैं जनरल मेथड से कर रहा हूँ, ठीक? अगर मैं जनरल मेथड से करूँ आप लोगों को आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ड्रॉप हो गए, आ रही है ना? ठीक है ठीक है। चलिए देखिए, अब मैं इधर जनरल मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक तो देखिए कौन कौन से फोर्सेस एप्लीकेबल। नॉर्मल एग्जर्ट करेगा ना, एक फोर्स लगाएगा 4 kg पे, ठीक है? और 4 kg वाला अगर मूव करेगा तो इधर टेंशन प्रोड्यूस होगा। सर आवाज बहुत कट 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 के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, उस वाले रूम में आ जाइए, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। अच्छा 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हो रहा हूँ। ओके सर। IIT टॉपर।
देखिए वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। ठीक है, अब वीडियो ऑन कर लीजिए। देखिए मैं क्या कह रहा था कि मैंने कहा कि ये 2 kg का ब्लॉक और ये 4 kg का ब्लॉक है, ये बुलेट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं 4 kg वाले ब्लॉक को देखूं तो इस पे फोर्स सीधा लगेगा जब ये बुलेट इससे टकराएगा तो, ठीक है। अब ये इधर की तरफ मूव करेगा तो टेंशन यहाँ पे डेवलप होगा क्योंकि ये रस्सी से जुड़ा हुआ है ना। अब सोच कर बताइए, यहाँ पे जो टेंशन है वो इम्पल्सिव है क्या? टेंशन किसके कारण प्रोड्यूस हुआ? इस एन के कारण, ठीक है। अगर ये इस पे कोई फोर्स नहीं लगाता तो ये स्ट्रिंग आपकी टाइट नहीं होती, इसको झटका नहीं मिलता, ठीक। तो यहाँ पे जो टेंशन डेवलप हुआ वो किसके कारण हुआ? कोलिजन के कारण। और कोलिजन में जो नॉर्मल एग्जर्ट कर रहा है वो कैसा है? इम्पल्सिव इन नेचर। इसका मतलब ये जो टेंशन डेवलप होगा वो भी कैसा होगा? इम्पल्सिव इन नेचर। अब यहाँ पे ये मैं 4 kg का वीडियो बना रहा हूँ 4 kg के लिए, ठीक है। अब बुलेट वाले पे आ जाइए, ये बुलेट है, इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ, है ना। ये जब बुलेट इसके अंदर पेनिट्रेट हो गया तो ये दोनों तो एक साथ ही मूव कर रहे होंगे ना इस डायरेक्शन में, ठीक है। मैंने कहा कि ये पेनिट्रेशन के बाद इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ये भी मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, क्लियर है। अब हम लोग इस पे आते हैं 2 kg वाले पे। 2 kg के एसबीडी पे आए तो 2 kg पे क्या लग रहा है? टेंशन। इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये दोनों स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, अगर ये आपका v वेलोसिटी से आगे जाएगा तो ये भी आपका v वेलोसिटी से आगे जाएगा, यस और नो, क्लियर है। तो कल हम लोगों ने इम्पल्स पढ़ा था, तो इम्पल्स जो हम लोगों ने पढ़ा था तो लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यही किया था ना। अब मेरे को पता है कि यहाँ पे एन टी ये सब चीजें क्या है? इम्पल्स है, इम्पल्सिव नेचर है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं। अब मैं इस वाले केस में आता हूं, इस वाले के लिए मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस टी डी टी, नेट फोर्स तो इसी डायरेक्शन में लगेगा ना, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है? 4 इंटू वी। इनिशियल मोमेंटम कितना था 4 kg का? 0। ये तो रेस्ट पे रखा हुआ था ना बुलेट हिट करने से पहले, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। इस वाले आप आइए बुलेट पे, ठीक है। बुलेट पे इंपल्स किस डायरेक्शन में है? लेफ्ट डायरेक्शन में। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी, क्लियर है, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इसका मोमेंटम कितना है? 0.5 इंटू वी। इनिशियल मोमेंटम 100 मीटर पर सेकंड से बुलेट मूव कर रहा था, ठीक है, माइनस 0.5 इंटू 100, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक। अब 2 kg वाले पे आइए। 2 kg पे अगर मैं लिखूं तो इस डायरेक्शन में टी डी टी इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम 2 इंटू वी। इनिशियल कितना था? 0। 2 kg रेस्ट पे था ना। 3 इक्वेशन आ गई आपके पास। अब मेरे को क्या करना है? तीनों इक्वेशन को इस हिसाब से मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं ताकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाए? 0। देखिए ध्यान से मैं क्या करूं, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले में ऐड करूंगा तो एन डी टी कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं? फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो
और थर्ड को ऐड करूंगा तो टी dt भी कैंसिल हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो मैंने क्या किया, तीनों को ऐड कर दिया। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 आ गया, राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा 4v प्लस 0.5v, 5.5 प्लस 2v 7.5, यही होगा ना। ऐड कर रहा हूं तीनों को, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 7.5v माइनस 50, क्लियर है। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, v इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 7.5। ये कॉन्सेप्ट आया समझ में? ये लेंदी मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इंटीग्रेशन एन dt जो भी कर रहे हैं हम लोग, इंपल्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, यही होता है। मैं तो हर एक को ऐड कर रहा हूं, हर एक को ऐड करने के बाद मेरे को रिजल्टेंट कितना मिला, लेफ्ट हैंड साइड में 0। इसका मतलब अगर मैं तीनों को एक सिस्टम मानूं तो मोमेंटम कंजर्व्ड है। नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं आ रहा। एक लाइन का सॉल्यूशन तो कैसे निकालेंगे? मैं एक लाइन का सॉल्यूशन लिख रहा हूं, ये तो चीजें ठीक क्लियर हो गया। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना था, सिर्फ और सिर्फ बुलेट मूव कर रहा था, 0.5 into 100 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम में तो सभी एक साथ मूव करेंगे ना, क्योंकि रस्ते से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7.5 into v, आ गया आंसर? नहीं आया, 6.5 जल्दी कर दी। 4.5 और ये 6.5 है। प्लीज इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। तीनों को ऐड करेंगे तो 6.5 भी माइनस 50, ठीक है। 4 + 2 + 0.5। ऐसा क्यों किया, कोई बता सकता है? सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है। जैसे बुलेट ने हिट किया, मैं पूरे डायग्राम पे आता हूँ, ये 4 kg था, ये 2 kg है, इस पे फोर्स लगा n, इस पे फोर्स लगा n, बुलेट भी है ना, ये रहा। इधर टेंशन T, इधर टेंशन T, तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम n कैंसिल कर देगा, ये T कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0 है, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्लियर है? नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और दिया था मैंने, वही सेम क्वेश्चन था, स्प्रिंग लगा दिया। बुलेट हिट कर रहा है इसको, ठीक है। याद रखिएगा जो स्प्रिंग होता है वो नॉन इंपल्सिव इन नेचर हो सकता है, सॉरी नॉन इंपल्सिव इन नेचर होता है। क्यों? स्प्रिंग फोर्स, कोई बता सकता है क्यों? सिंपल सा लॉजिक लगाइए, जब ये हिट करेगा उसके बाद इसकी कुछ वेलोसिटी आएगी, तब ये मूव करेगा, और ये जब मूव करेगा तब ये स्प्रिंग एलोंगेट होगा, तब इसमें फोर्स डेवलप होगा। लेकिन जब इस पे फोर्स लगा, 4 kg की बात कर रहे हैं, जब इस पे फोर्स लगा n, तो स्प्रिंग फोर्स है क्या?
स्प्रिंग अभी मूव किया ही नहीं, जब तक स्प्रिंग एलोंगेट नहीं होगा तब तक स्प्रिंग फोर्स लगेगा ही। क्लियर हो रहा है? ठीक है, इसलिए जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो क्या होता है? नॉन इंपल्सिव। ठीक, इसलिए अगर ये नॉन इंपल्सिव है तो इसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूं। ठीक, तो अभी मैं नेट फोर्स के बारे में बात करूं तो 4 kg और बुलेट, ये इसमें फोर्स सीधा लग रहा हो एन। ठीक है, अब सिस्टम कौन बनेगी? ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे। ये तो अभी तुरंत मूव करने से रहा, क्यों नहीं कर सकता ये मूव? क्योंकि पहले स्प्रिंग थोड़ा सा एलोंगेट होगा तब जाके एफएसपी लगेगा, और एफएसपी लगेगा तभी ये वाला ब्लॉक आपको मूव कर सकता है। उस इंस्टेंट में नहीं मूव करेगा लेकिन थोड़ी देर के बाद आएगा। मैंने तो सिंपल ये पूछा है कि आफ्टर हिटिंग ऑफ द बुलेट फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक। बुलेट ने जब हिट किया तब हर एक ब्लॉक की स्पीड क्या हुई? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन को समझा रहे हूँ, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना है? 0.5 into 100। फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना है? 4.5 into v। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ गया? ये अभी मूव नहीं करेगा, लेकिन दूसरे वाले केस में क्या था? यहाँ से रस्सी लगी हुई थी। आ रहा है नोट करिए। होमवर्क के लिए इधर मान लीजिए एक ब्लॉक है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? इसका हर एक का मास सेम है। ठीक है, हर एक का मास सेम है। तो मैंने कहा ये जो ब्लॉक है कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है? v नॉट स्पीड से। तो आफ्टर स्ट्राइकिंग फाइंड स्पीड ऑफ ईच ब्लॉक। आफ्टर कोलिजन फाइंड स्पीड ऑफ ईच ब्लॉक। बेसिक तरीके से कीजिएगा तभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। एक क्वेश्चन अभी करके दिखाइए। मैंने कहा कि दो मास हैं, एक मास ये रहा, एक मास ये रहा। ये रस्सी है, ठीक है, टेबल पे रखा हुआ ढीली ढाली रस्सी, ऐसे दोनों को। ठीक, अब जो यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो दी हुई है 3 मीटर। इसको आपने इनिशियल वेलोसिटी दे दी v नॉट। फाइंड फाइनल स्पीड ऑफ ईच बॉडी। चलिए जल्दी से करके दिखाइए।
ये बताइए होगा कि नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत सिंपल। बताऊं? चलिए देखिए, मान लीजिए रस्सी टाइट हो गई, ठीक है, ये आपको दिया हुआ था, ठीक, तो जब टाइट हुआ होगा उस समय एंगल कितना बना होगा? सॉरी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 5 मीटर, ये दिया हुआ था, मैं देना भूल गया। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको दी हुई है कितनी है? 5 मीटर, ठीक है, रस्सी टाइट हो गई, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? पक्का? sin 37 इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी थी इस डायरेक्शन में? v0, ठीक है। मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा क्वेश्चन को करने का, लेकिन अभी लेंथी मेथड से बता दूं। ये 37 है, तो ये भी 37 होगा। इसके दो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 3/5 v0, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 4/5 v0। यहां तक क्लियर है? अब दोनों बॉडीज का, ये मैंने इसको मान लिया ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, ठीक। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैंने कहा कि जो ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, बी बॉडी पे टेंशन कहां लगेगा? अंदर की तरफ, अलोंग द स्ट्रिंग होता है हमेशा टेंशन, और इस पे टेंशन कहां लगेगा? इधर की तरफ, ठीक, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी और ये तो रेस्ट पे था, ठीक है। इसके लिए अगर मैं लिखूं इंटीग्रेशन टी डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, कितना लिखूंगा चेंज इन मोमेंटम? 0। तो कैसे हो जाएगा? ये अब टाइट होगी तो मूव करेगी ना किसी वेलोसिटी से। यस सर, मैंने मान लिया कि v वेलोसिटी से मूव कर रही है, mv, और ये भी कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी? v वेलोसिटी से, क्योंकि v, दोनों स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। यस सर, तो फाइनल मोमेंटम m इंटू वी, इनिशियल मोमेंटम a का कितना था? 0। क्लियर है यहां तक? इस पे आइए, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, मैंने इस डायरेक्शन को प्लस माना है, तो इस डायरेक्शन को क्या मानूंगा? माइनस। तो क्या लिखूंगा? माइनस टी डी टी, चेंज इन मोमेंटम। इस डायरेक्शन में मोमेंटम है अभी mv, पहले कितना था? 4/5 v0 था ना, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। यही होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक। इसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज मत कर दीजिएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? m इंटू वी कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ये तो एमवी कैंसिल हो जाएगा। एक बार थोड़ा देखिए, साइन कन्वेंशन गलत ले लिया क्या कहीं पे? कैंसिल क्यों हो जाएगा? तो बराबर थोड़ी है सर, ऐड करेंगे ना। ऐड होगा ना।
मैं क्या दिमाग 2 लगा रहा MB। हूँ, दोनों को ऐड किया है, 0 हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। Yes, sir. MB 2 MB 2 MB minus 4/5 V नोट। तो यहाँ से V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ठीक है। अब शॉर्ट ट्रिक समझिए, हम लोग बार बार ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक को समझिए, ये वाला ब्लॉक मूव कब करेगा? जब इसमें टेंशन प्रोड्यूस होगा, और टेंशन कब प्रोड्यूस होगा? जब ये रस्सी टाइट हो जाएगी, और टाइट कब होगी वो हमने निकाल लिया, 37 डिग्री पे टाइट हो रही है, ठीक है। इस पूरे सिस्टम में, ये पूरा एक सिस्टम है, नेट फोर्स कितना है? 0। इस पे टेंशन इधर, इधर टेंशन इधर, तो नेट फोर्स कितना पूरे सिस्टम पे? 0। तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। यही होगा ना, क्योंकि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना है? 0। तो मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। इस डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा, तो मैं क्या लिखूंगा? इनिशियल मोमेंटम कितना था इस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कितना था? अरे सिर्फ ये वाला ब्लॉक मूव कर रहा था ना, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था इस डायरेक्शन? 4/5। फाइनल मोमेंटम, दोनों सिस्टम है और दोनों स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, 2 MB। 2 MB। आ गया एक लाइन का सोल्यूशन। क्लियर है? तो जो इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क के लिए, उसको भी शॉर्ट ट्रिक से ही कीजिएगा। उसके लिए हिंट देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस के कॉन्सेप्ट को यूज कीजिएगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस याद आ रहा है ना? पुली ब्लॉक सिस्टम होता है तो उसको मैं लीनियर मान के भी कर सकता हूँ, याद आ रहा है? बस उस कॉन्सेप्ट से कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ restitution E is equal to velocity of separation divided by velocity of approach। ये पढ़ा होगा आपने, यहीं से पढ़ा है कि कुछ और बेसिक पढ़ा है? यहीं से पढ़ा है? अरे आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो कहां से पढ़ा? यहीं से स्टार्ट किया था पढ़ना? नहीं सर। क्या पढ़ा था बताइए सर मतलब फॉर्मूला तो यही पता है मुझे। आप तो क्या पढ़ा था? अच्छा पढ़ा क्या मैं था? ये बस पूछना चाह रहा हूँ, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम लोग डिफाइन कर रहे थे, जब पढ़ा होगा तो यही पढ़ा था कि कुछ और भी पढ़ा था? सर पता नहीं सर, मैं तो फॉर्मूला लगाते हैं आंसर आ जाता है। चलिए, वैसे जो बेसिक डेफिनेशन है वो होती है, मैं सिर्फ समझाने के लिए, अगर रेगुलर 11 के स्टूडेंट होते तो मैं समझाता अच्छे से, मैं भी ऐसे बता देता हूँ। E इज इक्वल टू क्या होता है? इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ये है बेसिक डेफिनेशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक। उसके बाद इसमें आधे घंटे का लेक्चर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे पहुंचता हूँ। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा हूँ क्योंकि मेरे को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ, एक बॉडी है, ए बॉडी है, इस डायरेक्शन में जा रहा है u1 स्पीड से, बी बॉडी है, इस डायरेक्शन में जा रहा है u2 स्पीड से। अगर दोनों को कोलाइड करना है तो u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, है ना। अब कोलिजन हुआ, ए बॉडी बी बॉडी से टकराया,
अगर ए बॉडी बी बॉडी से टकराएगा तो ए वाली बॉडी क्या करेगी, इस पे फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, बी वाली बॉडी क्या करेगी, इस पे फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक, तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0। अगर नेट फोर्स सिस्टम से 0 है, अब ये ए बॉडी की स्पीड मान ली आफ्टर कोलिजन v1 और बी बॉडी की स्पीड मान ली आफ्टर कोलिजन v2। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बेसिक पे आता हूँ कि मैंने कहा कि ड्यूरिंग कोलिजन नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व होगा। अब मैं यहाँ पे अगर देखूं तो ए पे जो फोर्स लग रहा है वो पीछे की तरफ लग रहा है और ए किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, राइट डायरेक्शन में। राइट डायरेक्शन में वेलोसिटी और पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। अब मैं बी वाले पे आऊं, बी की वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में थी और इससे फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। ठीक है, इसलिए जब आप लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं या सिंपल बिलियर्ड्स खेलते हैं तो जो हम लोग स्ट्राइक करते हैं स्ट्राइकर से, वो जाके टकराता है और आगे वाले की स्पीड ज्यादा हो जाती है, पीछे वाले स्ट्राइकर की स्पीड कम हो जाती है। होता है ना, हम लोग स्ट्राइकर से मारते हैं तो वो आगे चल जाता है होल में, लेकिन स्ट्राइकर वहीं पर रह जाता है क्योंकि उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई कोलिजन के बाद। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन आपने कहा कि v2 इज ग्रेटर देन v1, इन जनरल ये होता है। ठीक, अब मैं यहाँ पे अगर आपसे बात कहूँ कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब हुआ कि कितनी वेलोसिटी से दोनों बॉडी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा जल्दी से बताइए, v2 माइनस v1, v2 ज्यादा है ना, तो मैं क्या लिखूंगा v2 माइनस v1 और यहाँ पे क्या लिखूंगा u1 माइनस u2। नोट कर लिया, नोट करके लिखिए v1 v2 u1 u2 वेलोसिटी components along line of impact। अभी बताऊंगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है। ये जितने भी v1 v2 u1 u2 हैं, ये सभी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं along लाइन ऑफ इम्पैक्ट। चलिए, कोलिजन को हम लोग बेसिकली हेड ऑन एंड ऑब्लिक, और कोलिजन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक, जो आपने पढ़ा होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक, और पार्शियली इलास्टिक। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है, सॉरी परफेक्टली इलास्टिक है, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, 1, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी इक्वल टू 1। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है, E इज इक्वल टू 0। अगर पार्शियली इलास्टिक है तो E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ये सब चीजें आप लोग जानते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, थोड़ा तेज नोट कीजिए। अब हम लोग आते हैं हेड ऑन कोलिजन। सिंपल सा पहले हम लोग समझे कि ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये जो डायरेक्शन है यही क्या है, लाइन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो उसको मैंने कहा एक लाइन से जोड़ दिया, तो मैंने कहा कि ये क्या है, आपका लाइन ऑफ मोशन। ठीक, अब जब दोनों आपस में टकराएंगे, मैंने कहा कि दोनों आपस में टकराए, और जब टकराए तो इसने नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगाया और इसने नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगाया, तो अगर इन दोनों नॉर्मल की लाइन को अगर मैं जोड़ दूं तो ये क्या होगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, तो हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या हुआ, अगर लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों सेम है तो हम लोग उसको कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। एक मिनट वेट कीजिएगा।
देखिए, अगर लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों सेम है तो उसमें क्या कहूंगा, हेड ऑन कोलिजन। अब दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने कहा कि ए बॉडी है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और एक बी बॉडी है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये जो डायरेक्शन है वो क्या, लाइन ऑफ मोशन। ठीक है, अब मैंने कहा कि दोनों टकरा गए। अब ये दोनों टकराए तो ये नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगाएगा और ये नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगाएगा। आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट को पता है नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास होता है, सेंटर से। ठीक है, तो ये नॉर्मल का डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा आपका, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो गया। अगर इस पर्टिकुलर केस में देखें तो लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, दोनों अलग अलग हैं। अगर दोनों अलग अलग हैं इसका मतलब ये कैसा कोलिजन होगा, ऑब्लिक कोलिजन। क्लियर है? दोनों की डेफिनेशन समझ आ गया। ऑब्लिक कोलिजन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब एक चीज मैं इधर यहाँ पे और बता दूं। हाँ, यहाँ पे जो आपने डिफाइन किया परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और पार्शियली इलास्टिक, इस वाले केस में अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या रहेगी, कंजर्व्ड। लेकिन अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है तो मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम लॉस होगा, एनर्जी कंजर्व नहीं है। और इस वाले केस में काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। यहाँ पे भी एनर्जी का लॉस हो रहा है लेकिन इतना ज्यादा लॉस नहीं हो रहा इन कंपैरिजन टू परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा कि एक बॉल है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड, एक बॉल है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मैंने दिया है 1/2। फाइंड स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। फाइंड स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। जल्दी से तुषार आशुतोष वीडियो ऑन करके बैठा कीजिए। एक बात को कितनी बार रिपीट करवाते हैं। वीडियो ऑन करने में शर्म आती है क्या? अब देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस क्या लगाएंगे। मैंने कहा कि कोलिजन हो गया। अगर कोलिजन हो गया तो वॉल तो क्या है, एक बड़ी दीवार है ना। अगर बड़ी दीवार है उससे अगर मैं छोटे से बॉल को टकराऊं तो बॉल की स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा क्या?
नहीं पड़ेगा ना। जैसे कि आप चल रहे हैं, आपसे आके कोई कंकर टकराया तो आपकी स्पीड पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। होता है ना, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, कई सारे छोटे मोटे कीड़े आके टकराते रहते हैं, ठीक, तो आपकी कार की स्पीड पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना। वैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो अगर ये बॉल यहाँ पे टकरा रहा है तो आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने कहा जो बॉल है वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? v आफ्टर कोलिजन। आपको पता है कि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। कितनी वेलोसिटी से दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं? v माइनस 10 डिवाइडेड बाई कितनी वेलोसिटी से दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं? 10 प्लस 5, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? v इज इक्वल टू 15/2 60.5 17.5 मीटर पर सेकेंड। इसलिए फॉर्मूले को मत याद रखिए, सिंपल चीज को याद रखिए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और ये सभी कंपोनेंट्स किस डायरेक्शन में होने चाहिए? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अगर बॉल टकरा रहा है तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो यही है ना, इसलिए मेरे को यहाँ पे कंपोनेंट्स निकालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट, मैंने कहा कि ये बॉल है, ये ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड बॉल है। एक बॉल है 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2। फाइंड स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। फाइंड स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। सर 19। गलत है। गलत है। ध्यान दीजिए क्या पूछा है, जल्दबाजी नहीं। रूट ऐसा कुछ आ सकता है। देखिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा, जब बॉल टकराया होगा तो ऐसे ही कुछ केस होगा ना, ठीक है। तो नॉर्मल तो इसी डायरेक्शन में लगेगा, ये इधर लगेगा, है ना। तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। यहाँ पे वेलोसिटी के कंपोनेंट ये कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकंड। ये कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब आफ्टर कोलिजन आपने मान लिया बॉल तो सेम स्पीड से चल रही है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन जो बॉल है ये वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है v स्पीड से। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक, अगर मैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालूं, E इज इक्वल टू 1/2 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v माइनस 10। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कितनी वेलोसिटी से ये दूसरे के पास आ रहे हैं? 8 प्लस 10। यही हो रहा है ना, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी देखते हैं, ठीक। तो 8 प्लस 10 18। v इज इक्वल टू 19 मीटर पर सेकेंड। Along the line of
ऑफ इम्पैक्ट वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे आपने देखा इसके पास एक और वेलोसिटी है, कौन सी? 6। ये कहाँ गायब कर दिया आपने? ये तो 19 आ गया, तो रिजल्टेंट कितना होगा? √19 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अगर मेरे से ये भी पूछ दे कि अब ये कितने एंगल पे बाहर निकलेगा, तो मैं ये सिंपल बता सकता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस 6/19। आ रहा है समझ में? गलती पता चली तुषार? नोट कर लिया? मैंने कहा कि एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक बॉल आ रही है v0 स्पीड से, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो यही है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला। तो मैंने बोला कि टकराने के बाद बॉल v स्पीड से जा रही है, तो क्या मैं v निकाल सकता हूँ? निकालिए फटाफट, बहुत आसान है एक लाइन का। E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कितनी वेलोसिटी से सेपरेट हो रहा है v, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी वेलोसिटी से पास आ रहा है v0, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू v0। तो एक कंक्लूजन हमने यहाँ पे निकाला, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही वेलोसिटी पे चेंज आएगा, उसके किसी भी डायरेक्शन में चेंज नहीं आने वाला। अब मैं इसी पे एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ। मैंने कहा कि एक बॉल है जिसको आप 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 37, और ये ग्राउंड है, यहाँ पे आपको E दिया हुआ है 1/2, तो फाइंड एंगल आफ्टर कोलिजन, कितने एंगल पे ये कोलाइड करके निकलेगा? फटाफट कीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। नहीं गलत हो गया, देखिए 3/2 आएगा शायद। अच्छा 6/4 बोल रहे हैं? अच्छा मैं 6/2 सुना। देखिए आप क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स निकाल लीजिए, 8 है, ये 6 है, कौन सी वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो टकराने के बाद जो वेलोसिटी इधर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? E इंटू v0। E इंटू v0 का मतलब कितना हो गया? 4, और ये कितना हो गया? 6। तो एंगल tan थीटा विल बी इक्वल टू 6/4, 3/2। आ रहा है समझ में? स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही? ठीक है। हाँ, कल की क्लास की टाइमिंग बता देता हूँ, 10:30 to 12:30, और कोई टाइम सूट नहीं हो पा रहा, ठीक है ना, दूसरे बैचेस भी हैं। एक दिन आर्यन मैनेज कीजिए, ठीक है। अगर मैनेज नहीं होता तो रिकॉर्डेड तो है, उसको आप देख लीजिए, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। सर मैं आऊंगा, आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो कल हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे पैरेलली, ठीक है, 12। मैंने कहा कि एक बॉल है जिसको आपने 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया वो दिया हुआ आपको 1/2। तो मैंने कहा कि बॉल तो कैसा करेगा, बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, बॉल आया, टकराया, टकरा के फिर से आगे जाएगा। तो मेरे से पूछा गया कि ये जो सेकंड रेंज होगी ये कितनी होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से।
देखिए जल्दी करेंगे। इसका ये कंपोनेंट कितना है 8 मीटर पर सेकंड, ये कंपोनेंट कितना है 6 मीटर पर सेकंड। तो जब टकराया होगा तो ये वेलोसिटी तो 6 रही होगी और ये वेलोसिटी आपकी 8 मीटर पर सेकंड रही होगी। ये प्रोजेक्ट आगे ने बताया था जितनी वेलोसिटी से जाता है उतनी वेलोसिटी से टकराता भी है। लेकिन टकराने के बाद इसकी कौन सी वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा? वर्टिकल वेलोसिटी पे। ये कितना हो जाएगा E इंटू वी नॉट, मतलब कि ये 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल तो वही रहेगा 8 मीटर पर तो 6.4 आ रहा है। अच्छा हो सकता है लेकिन शायद गलत है। अब देखिए R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। आपको ये भी बताया था इसको मैं 2ux डिवाइडेड बाई जी लिख सकता हूँ, है ना, याद है? तो अगर मैं यहाँ पे R2 निकालना है तो R2 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 2ux 3uy 8 डिवाइडेड बाई जी। जी की वैल्यू 10, ये कितना 24 24 48 4.8 मीटर। देखिए सही है। होमवर्क मैंने कहा ये मान लीजिए R1 है, पहला रेंज R1 है, दूसरा रेंज R2 है, तीसरा रेंज R3 है, ऐसे करके ये बॉल आगे जाता रहेगा। तो मैंने पूछा कि जो nth रेंज होगा वो कितना होगा इन टर्म्स ऑफ R1, जो nth टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो कितना होगा इन टर्म्स ऑफ T1। सिंपल सा करके देखिए, जनरलाइज एक और निकालेंगे आपको पता चलेगा जनरल केस क्या आने वाला। ठीक है, उसमें गया था तो सिग्नल ही नहीं आ रहा था, फिर वहां से यहाँ पे आना पड़ा, डिस्कनेक्ट हो गया था 5 मिनट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे देखिए। मान लीजिए एक बॉल है जिसको आपने h हाइट से ड्रॉप किया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको E दिया हुआ है, ठीक? तो आपको बताना है कितने टाइम के बाद बॉल आपका स्टॉप हो जाएगा। फाइंड आउट द टाइम, या सिंपल फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। ऐसे होगा ना, बॉल आया टकराया फिर ऊपर गया फिर आया टकराया फिर ऊपर गया फिर आया टकराया, ऐसे करते करते उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और फाइनली जस्ट पे आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट लिखूं या ये पूछूं कि कितने टाइम के बाद स्टॉप होगा, दोनों का मतलब एक ही है। ये क्वेश्चन प्योर मैथ्स है। H के टर्म में आंसर निकालना है आपको, H और E के टर्म में। हाँ तो इंफिनिटी मान लेंगे, देखो क्या पता कब तक है। टाइम नहीं अभी है। हाँ उसमें तो सिग्नल ही नहीं आ रहा। आना पॉसिबल नहीं। अरे महेंद्र जी कहाँ? तो ये वाला सर मोबाइल था अभी बूस्टर लगा नहीं है तो उसी वजह से नहीं आ रहा होगा। हाँ बूस्टर आप जब ऑनलाइन अरे वो तो ठीक है। महेंद्र जी कहाँ गए?
देखा महेंद्र जी? देखिए मैं हिंट दे देता हूँ कि क्या करना है। जीपी बनेगा, सॉल्व कर लेना आपको, ठीक है। देखिए ऊपर से नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, √2gh। ड्रॉप किया है ना, टकराने के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, e × √2gh। तो ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा फिर से नीचे आएगा। तो मैंने कहा ये टाइम आपका t2 है, तो t2 = कितना हो जाएगा, 2u/g। तो 2u/g कितना हो जाएगा, 2u की वैल्यू √2gh डिवाइडेड बाई g। फिर ये टकरा के फिर से ऊपर जाएगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी, e²। फिर ये ऐसे आएगा, इसको t3 मान लीजिए। ठीक है, ये ऐसे ही क्या चलेगा इंफिनिटी तक। कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √2g डिवाइडेड बाई h, 2h डिवाइडेड बाई g, अंडर ब्रैकेट e+1 डिवाइडेड बाई e-1, ऐसे समथिंग आता है। सर कर सकते हैं ना सर सर जो ऊपर जा रही थी तो सर आपने e × √2gh कैसे मान ली वेलोसिटी? अच्छा, टकराने के बाद ये टकरा रही है तो कितनी स्पीड से टकरा रही है, √2gh। तो टकराने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, e × v0। तो उस फॉर्मूले से तो कुछ आएगा ही नहीं ना, किस फॉर्मूले से, जो हमने फॉर्मूला लगाया था उसमें तो नीचे तो 0 आ जाएगा ना, तो e तो इन्फिनिटी आ जाएगा फिर। अभी हम लोगों ने किया था ना ग्राउंड वाला केस, ये ग्राउंड है, बॉल पर आ सर रहा है उसमें v0 इनिशियल से। वेलोसिटी दी थी ना आपने। तो मैंने कहा तो ये जब टकरा रहा है तो वेलोसिटी कितनी, √2gh। ठीक है, सॉरी यहाँ सर पे सॉरी। कंफ्यूजन दूर हो गया। हाँ ठीक है, तो ये ऐसे ही आपका जीपी बनेगा, हर एक को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपका जीपी बन जाएगा, जीपी को कॉमन लेके निकाल लीजिएगा, ठीक। और इसी क्वेश्चन में आपको ये भी निकालना है, फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखिए ये किस्मत हो सकती है आपकी, मेंस में अगर 25 क्वेश्चन है तो 2-4 हो सकते हैं कि बहुत सिली टाइप के आसान क्वेश्चन दे दे, और उस समय आप फर्स्ट आए कि अगर ये फॉर्मूला में रट जाता है ये तो फ्री का मेरे को 4 नंबर मिल जाते। होता है, कई बार ऐसा होता है, ठीक है, कि मेंस में आपके 25 क्वेश्चन है तो 20 अच्छे देगा, एक क्वेश्चन बहुत इजी दे देगा आपको, और इजी क्वेश्चन किस पोर्शन से आएगा मेरे को भी नहीं पता, ठीक। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में अगर मैं फॉर्मूलों को रट लूं तो बहुत फायदा करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्मूले की डेरिवेशन करेंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, ठीक है। तो आपको दोनों चीजें निकालनी है, यहाँ पे टाइम भी निकालना है और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है वो भी निकालना है, ठीक है। तो कल मॉर्निंग में 10:30 इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे।